आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी की हिस्ट्री के ऊपर। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे साइकोलॉजी फिलॉसफी से शुरू हुई और आज एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बन गई है। हम बात करेंगे अर्ली स्कूल्स ऑफ थॉट, जिसमें स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और साइको एनालिसिस जैसे आइडियाज़ ने बड़ा रोल प्ले किया। की फिगर्स जैसे विल्हेल्म वंट, विलियम जेम्स और सिगमंड फ्रॉयड का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ये भी समझेंगे। प्लस कैसे साइकोलॉजी के इवोल्यूशन ने आज के मॉडर्न वर्ल्ड को शेप किया है, इंक्लूडिंग बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिव साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की हिस्ट्री जानना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस आज की दुनिया में है, जैसे मेंटल हेल्थ, बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग और इवन पर्सनल रिलेशनशिप्स। जब हम साइकोलॉजी के हिस्ट्री को समझते हैं तब हम अपने डेली लाइफ के बारे में भी बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, बी इट एट वर्क, इन रिलेशनशिप्स या इवन एज अ सोसाइटी। और अगर आपको कोई भी सवाल आए इस एपिसोड के दौरान तो फील फ्री टू ड्रॉप देम इन दी कमेंट्स। मैं हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस इंटरेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। साइकोलॉजी की कहानी शुरू होती है पुराने फिलोसोफर्स के आइडियाज से। कई हजारों साल पहले प्लेटो और अरिस्टोटल जैसे ग्रीक फिलोसोफर्स ने माइंड, परसेप्शन और बिहेवियर के कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कस करना शुरू किया था। उन्होंने सोचा कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है और हमारी परसेप्शन और इमोशंस कैसे बनती हैं। सबसे पहला बड़ा डिबेट जो शुरू हुआ था वो था माइंड बॉडी प्रॉब्लम का। एक तरफ था डुअलिज्म, जिसको प्रमोट किए रेने डेकार्टे ने। डुअलिज्म कहते हैं कि दिमाग और बॉडी दो अलग चीज़ें हैं, इंडिपेंडेंट एंटिटीज़। सोच विचार यानी माइंड एक अलग चीज़ है जो आपके बॉडी से डायरेक्ट नहीं जुड़ी होती। दूसरी तरफ था मोनिज्म, जिसका कहना था कि माइंड और बॉडी एक ही हैं, कनेक्टेड हैं। ये डिबेट तब भी इम्पॉर्टेंट थी और आज भी इस पे कई रिसर्च चल रही है। अगला बड़ा फिलोसॉफिकल डिबेट थी एम्पेरिसिज्म और रैशनलिज्म की। एम्पेरिसिस्ट जैसे जॉन लॉक मानते थे कि हमारा पूरा नॉलेज एक्सपीरियंस से आता है, स्पेशली थ्रू आवर सेंसेस। और इसी थॉट प्रोसेस से आया उनका फेमस आइडिया टेबुलो रासा, यानी हम सब ब्लैंक स्लेट के साथ पैदा होते हैं। हम जो भी सीखते हैं वो हमारे एक्सपीरियंसेस से आता है। इसके अपोजिट साइड पे थे रैशनलिस्ट, जो मानते थे कि इंसान अपने लॉजिक और रीजनिंग से नॉलेज एक्वायर करता है, सेंसेस से ज़्यादा नहीं। ये सब डिस्कशंस ने एक फाउंडेशन दिया साइकोलॉजी के अर्ली थिंकर्स को। एंशिएंट फिलोसोफर्स का काम, स्पेशली ग्रीक और रेनेसांस एरा के थिंकर्स, साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक फील्ड बनाने में मदद किए। जब जॉन लॉक ने टेबुला रासा का आइडिया दिया, उन्होंने इस आइडिया को डेवलप किया कि इंसान का बिहेवियर इन्वायरमेंट से शेप होता है। फिर आई 19th सेंचुरी में बायोलॉजिकल डिस्कवरीज, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थी चार्ल्स डार्विन की थियरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन ने सजेस्ट किया कि इंसान का बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस इवोल्यूशन का रिजल्ट है। ये एक बड़ा शिफ्ट था जो साइकोलॉजी को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने के रास्ते पे ले गया। जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस कर रही थी, लोग माइंड और बिहेवियर को साइंटिफिकली स्टडी करने लगे। यहीं से एक ट्रांजिशन हुआ फिलॉसफी से साइंस तक की जर्नी। अब बस सोचना नहीं, एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी था। विल्हेल्म वंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार साइकोलॉजी को एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन इस्टेब्लिश किया। तो ये थे साइकोलॉजी की फिलोसॉफिकल रूट्स जो हमें बताती हैं कि कैसे पुरानी आइडियाज़ ने मॉडर्न साइकोलॉजी को शेप किया। आगे हम
अभी देखेंगे कि कैसे अर्ली स्कूल्स ऑफ थॉट जैसे स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म ने इस फील्ड को और डेवलप किया। हम साइकोलॉजी के पहले ऑफिशियल स्कूल्स ऑफ थॉट पे आते हैं, जो था स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म। साइकोलॉजी को एक साइंस बनाने का क्रेडिट लार्जली एक इंसान को दिया जाता है, विल्हेल्म वंट। विल्हेल्म वंट को साइकोलॉजी का फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 1879 में पहला साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जर्मनी में लेप्जिग यूनिवर्सिटी में स्टैब्लिश किया। ये लेबोरेटरी साइकोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट फील्ड बनाने के लिए एक मेजर माइलस्टोन थी। वंट ने एक नया अप्रोच डेवलप किया जिसमें उन्होंने माइंड और बिहेवियर को साइंटिफिक मेथड से स्टडी करने का एम किया। उनका एक फेमस मेथड था इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रोस्पेक्शन को सिंपल वर्ड्स में समझें तो इसका मतलब होता है कि अपने खुद के मेंटल प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करना। जैसे कि आप जब अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स या अपनी सेंसेशंस को नोट करते हैं तो आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होते हैं। वंट का कहना था कि अगर हम माइंड के अलग अलग पार्ट्स को ब्रेक कर सकें तो हम माइंड को बेटर समझ पाएंगे। यहीं से साइकोलॉजी का पहला स्कूल बना, स्ट्रक्चरलिज्म। वंट और उनके स्टूडेंट एडवर्ड टिचनर ने ह्यूमन माइंड को समझने के लिए इसको अलग अलग स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने का ट्राई किया। उनका गोल था ह्यूमन कॉन्शियसनेस, सेंसेशन, परसेप्शन और फीलिंग्स के स्मॉलेस्ट पार्ट तक पहुंचना। एक तरह से जैसे केमिस्ट मॉलिक्यूल्स को उनके स्मॉलेस्ट एटम्स में तोड़ते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चरलिस्ट ह्यूमन माइंड के पार्ट्स को तोड़कर समझने की कोशिश कर रहे थे। इंट्रोस्पेक्शन यहाँ एक की टूल था। स्ट्रक्चरलिस्ट बिलीव्ड कि अगर आप अपने मेंटल एक्सपीरियंसेस को ध्यान से एनालाइज करें तो आप दिमाग के हिडन स्ट्रक्चर्स को समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई एप्पल देखते हैं तो आप उस एप्पल का कलर, शेप और टेक्सचर को नोट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके परसेप्शन का पार्ट हैं और स्ट्रक्चरलिस्ट इन परसेप्शंस के स्मॉलेस्ट यूनिट तक पहुंचने की कोशिश करते थे। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन के अपने इश्यूज थे। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सब्जेक्टिविटी। जब डिफरेंट लोग अपने थॉट्स और फीलिंग्स को इंट्रोस्पेक्ट करते थे, उनका एक्सपीरियंस अलग होता था। इस वजह से रिलायबल और कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलना मुश्किल था। और एक और प्रॉब्लम थी कि इंट्रोस्पेक्शन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटीज़ को समझने में फेल होता था। जैसे कॉम्प्लेक्स थॉट्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस के एनालिसिस से समझना मुश्किल होता था। इसी वजह से स्ट्रक्चरलिज्म जल्दी ही फेड हो गया। ये स्कूल पॉपुलर था, लेकिन अपने लिमिटेशंस के कारण उसने ज़्यादा लंबे समय तक साइकोलॉजी पे होल्ड नहीं किया, क्योंकि इसका फोकस सिर्फ माइंड के स्ट्रक्चर पे था। इसलिए ये छोटी सोच बना रहा। फंक्शनलिज्म इसका एक नेचुरल इवोल्यूशन था और ये साइकोलॉजी को एक ब्रॉडर और प्रैक्टिकल डायरेक्शन में ले गया। फंक्शनलिज्म को लीड किया विलियम जेम्स ने, जो एक अमेरिकन फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट थे। जेम्स ने कहा कि माइंड के पार्ट्स को तोड़ने से ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि ये मेंटल प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं और क्यों काम करते हैं। जेम्स का फोकस सिर्फ कॉन्शियसनेस को पार्ट्स में तोड़ने का नहीं था, बल्कि ये समझने का था कि मेंटल प्रोसेसेस का पर्पस क्या है। फंक्शनलिज्म का सिंपल फोकस था कि हमारे मेंटल फंक्शंस का क्या काम है, ये कैसे हमें एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। फंक्शनलिस्ट का कहना था कि माइंड का पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ परसेप्शन और सेंसेशंस को प्रोसेस करे, बल्कि माइंड एक एडेप्टिव टूल है जो इंसान को एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मदद करता है। चार्ल्स डार्विन की थियरी ऑफ इवोल्यूशन से फंक्शनलिज्म डीपली इन्फ्लुएंस्ड था। डार्विन ने बताया था कि कैसे स्पीसीज टाइम के साथ अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट करते हैं, और फंक्शनलिस्ट ने ये आइडिया अप्लाई किया
ह्यूमन माइंड पे, कि कैसे हमारे मेंटल फंक्शंस इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट होते हैं। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आइडिया जो विलियम जेम्स ने दिया वो था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जेम्स कहते थे कि कॉन्शियसनेस एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो होता है, हमारे थॉट्स अलग अलग पार्ट्स में नहीं बंधे होते। सोच एक रिवर की तरह होती है जो कॉन्स्टेंटली फ्लो करती है, आप इस फ्लो को रोक नहीं सकते, और ये कॉन्टिन्यूटी ही हमें बेटर समझने में मदद करती है कि माइंड कैसे काम करता है। फंक्शनलिज्म ने सिर्फ थियरी तक अपने आप को लिमिट नहीं किया, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका इम्पैक्ट दिखने लगा। जैसे अप्लाइड साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट फंक्शनलिज्म से निकल कर आया। फंक्शनलिस्ट का कहना था कि साइकोलॉजी को सिर्फ थियरीज तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ करना चाहिए, जैसे एजुकेशन, मेंटल हेल्थ और इवन वर्क प्लेस एफिशिएंसी के लिए साइकोलॉजी को अप्लाई किया जाने लगा। प्रैग्मेटिज्म एक और इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट फंक्शनलिज्म से ही इंस्पायर्ड था, जिसमें फोकस था कि थियरीज तभी वैल्यूएबल हैं जब वो प्रैक्टिकल आउटकम्स दे सकती हैं। तो ये था फंक्शनलिज्म का ब्रॉड ओवरव्यू, एक अप्रोच जो सिर्फ दिमाग के स्ट्रक्चर पे नहीं बल्कि उसके काम और फंक्शंस पे फोकस करती है। फंक्शनलिज्म ने साइकोलॉजी को एक नए प्रैक्टिकल डायरेक्शन में ले जाने में मदद की, और आज भी इसका इन्फ्लुएंस मॉडर्न साइकोलॉजी में दिखाई देता है। अब हम आते हैं एक ऐसे शख्स पे जो शायद साइकोलॉजी का सबसे बड़ा नाम है, सिगमंड फ्रॉयड। फ्रॉयड को साइको एनालिसिस का जनक माना जाता है। अगर आपने कभी अनकॉन्शियस माइंड, डिफेंस मैकेनिज्म या ड्रीम एनालिसिस जैसे टर्म्स सुने हैं तो वो सब फ्रॉयड की ही थियरी से आए हैं। फ्रॉयड ने अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा अपने पेशेंट्स के मेंटल हेल्थ को समझने और उन्हें ट्रीट करने में लगाया। फ्रॉयड का काम उनके अर्ली कैरियर में स्टार्ट हुआ जब वो एक डॉक्टर थे। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत में पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जिन्होंने काफ़ी अनयूजुअल सिम्टम्स शो किए। उन पेशेंट्स को कोई फिजिकल इलनेस नहीं थी, लेकिन उनके बिहेवियर में अजीब चीज़ें दिखाई देती थी। फ्रॉयड को लगा कि इसका कनेक्शन उनके माइंड से हो सकता है, और यहीं से उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस डेवलप करनी शुरू की। फ्रॉयड का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था अनकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट। फ्रॉयड का कहना था कि हम जो भी काम करते हैं, जो सोचते हैं, वो सिर्फ हमें कॉन्शियस लेवल पे नहीं होता, बल्कि हमारे माइंड का एक बड़ा हिस्सा अनकॉन्शियस होता है। मतलब कई बार हमारे डिसीजंस, हमारे फियर्स, हमारे डिजायर्स हमारी नॉलेज के बिना हमें अफेक्ट कर रहे होते हैं। फ्रॉयड ने माइंड को समझने के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स दिए, इड, ईगो और सुपर ईगो। ये 3 कंपोनेंट्स हमारे बिहेवियर को कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं। इड माइंड का सबसे प्रिमिटिव और बेसिक पार्ट है। इसका काम होता है बस अपने डिजायर्स को फुलफिल करना बिना किसी रूल्स को फॉलो किए। फ्रॉयड ने इसे प्लेजर प्रिंसिपल से कनेक्ट किया था। मतलब इड हमेशा तुरंत सेटिस्फेक्शन चाहता है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। ये बिल्कुल एक बच्चे की तरह है जो तुरंत अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहता है। ईगो इड का अपोजिट है। ईगो का काम प्रैक्टिकल रियलिटी को मैनेज करना होता है। ये हमारे कॉन्शियस माइंड का वो पार्ट है जो रियलिटी के हिसाब से चलने की कोशिश करता है। ईगो का रोल होता है इड की डिजायर्स को बैलेंस करना और रियलिस्टिक वे में उन्हें फुलफिल करना। सुपर ईगो हमारे मोरल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। ये वो हिस्सा है जो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। सुपर ईगो सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म से चलता है और ईगो को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। ये तीनों पार्ट्स इड, ईगो और सुपर ईगो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से टकराते हैं, और फ्रॉयड का कहना था कि
हमारा बिहेवियर इसी कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट होता है। फ्रॉइड ने ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए एक और थियरी दी, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल थियरी थी, लेकिन इसे समझना ज़रूरी है क्योंकि इसने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में कई इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स दिए। फ्रॉइड ने कहा कि हमारी पर्सनालिटी का विकास कई स्टेजेस में होता है और ये स्टेजेस मोस्टली चाइल्डहुड में कंप्लीट हो जाती हैं। हर स्टेज एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के अराउंड फोकस होती है। इन स्टेजेस को साइकोसेक्सुअल स्टेजेस कहा जाता है। पहला है ओरल स्टेज, दूसरा एनल स्टेज, तीसरा फेलिक स्टेज, चौथा लेटेंसी स्टेज और पांचवा जेनिटल स्टेज। ओरल स्टेज 0 से 1 ईयर्स तक होती है। ये स्टेज तब होती है जब बेबी का फोकस सिर्फ माउथ होता है, जैसे सकिंग, च्यूइंग, etc। अगर कोई बचपन में इस स्टेज में स्टक हो जाता है तो फ्रॉइड कहते हैं कि एडल्ट लाइफ में वो स्मोकिंग या नेल बाइटिंग जैसे हैबिट्स डेवलप कर सकता है। ओरल स्टेज के बाद आती है एनल स्टेज, यानी 1 to 3 ईयर्स। इस स्टेज में बच्चे का फोकस पॉटी ट्रेनिंग और कंट्रोल पे होता है। इस स्टेज में कोई इशू आए तो एडल्ट लाइफ में वो या तो बहुत कंट्रोल लविंग बन सकते हैं, यानी एनल रिटेंटिव, या बिल्कुल अपोजिट, मतलब केयरलेसनेस दिखा सकते हैं, यानी एनल एक्सपल्सिव। तीसरा स्टेज है फेलिक स्टेज, यानी 3 to 6 ईयर्स। ये स्टेज थोड़ी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि फ्रॉइड ने इडिपस कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट यहीं पे दिया। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग इस स्टेज में लड़के अपनी माँ के साथ स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं और अपने पिता से कंपटीशन में आते हैं। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी डिबेट्स और क्रिटिसिज्म का पॉइंट रहा है। फिर फेलिक स्टेज के बाद आती है लेटेंसी स्टेज, यानी 6 ईयर्स टू प्यूबर्टी। इस स्टेज में सेक्सुअल फीलिंग्स डॉर्मेंट हो जाती हैं और बच्चा अपना फोकस एजुकेशन और फ्रेंड्स पे शिफ्ट करता है। पांचवा है जेनिटल स्टेज, यानी प्यूबर्टी ऑनवर्ड। ये फाइनल स्टेज है जहां सेक्सुअल फीलिंग्स फिर से एक्टिव हो जाती हैं और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। फ्रॉइड ने कहा कि अगर किसी स्टेज में कोई कॉन्फ्लिक्ट अनरिजॉल्व्ड रह जाती है तो वो इंडिविजुअल के एडल्ट बिहेवियर में दिखाई देती है। फ्रॉइड की थ्योरी के कुछ कोर आइडियाज में से एक था डिफेंस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट। जब ईगो को किसी कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रेस का सामना होता है तो हम अपने आप को बचाने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं। कुछ कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म्स ये हैं। पहला रिप्रेशन, दूसरा डिनायल और तीसरा प्रोजेक्शन। जब हम अपनी अनवांटेड थॉट्स या फीलिंग्स को अनकॉन्शियस में दबा देते हैं तो उसे रिप्रेशन कहा जाता है। डिनायल, जब हम किसी हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। और प्रोजेक्शन, जब हम अपनी खुद की नेगेटिव फीलिंग्स को दूसरे लोगों पर थोप देते हैं। इसके अलावा फ्रॉइड ने ड्रीम एनालिसिस को भी हाईलाइट किया। फ्रॉइड का मानना था कि हमारे ड्रीम्स हमें अपने अनकॉन्शियस डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्रेस करने का एक तरीका देते हैं। ड्रीम्स फ्रॉइड के लिए एक रॉयल रोड थे टू अंडरस्टैंडिंग द अनकॉन्शियस। चाहे फ्रॉइड की थ्योरीज कंट्रोवर्शियल क्यों न रही हो, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी बड़ा रहा। फ्रॉइड ने टॉक थेरेपी का आइडिया इंट्रोड्यूस किया, जिसे आज हमारी मॉडर्न साइकोथेरेपी डेवलप हुई है। फ्रॉइड के मेथड्स जैसे फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस अब भी थेरेपी में कई जगह यूज होते हैं। फ्रॉइड के आइडियाज़ सिर्फ साइकोलॉजी तक ही लिमिटेड नहीं रहे, लिटरेचर, फिल्म मेकिंग और पॉपुलर कल्चर में भी फ्रॉइड का बढ़िया इन्फ्लुएंस रहा है। कई राइटर्स और आर्टिस्ट ने फ्रॉइड के अनकॉन्शियस माइंड के कॉन्सेप्ट को
अपने काम में एक्सप्लोर किया। लेकिन जैसे हर थियरी के साथ होता है, फ्रॉयड को भी कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया। उनके मेथड्स को साइंटिफिक रिगर की कमी के लिए क्रिटिसाइज किया गया। उन्होंने अपनी रिसर्च ज़्यादातर केस स्टडीज पे बेस की थी जो एम्पिरिकल टेस्टिंग के लायक नहीं थी, और उन्होंने सेक्सुअलिटी को इंसान के बिहेवियर का एक ओवरली डोमिनेंट फैक्टर बना दिया, जिसे कई लोगों ने डिसएग्री किया। आज के साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फ्रॉयड की थियरीज को डायरेक्टली टेस्ट करना मुश्किल है। फ्रॉयड के बाद कई साइकोलॉजिस्ट आए जो उनकी थियरीज से इंस्पायर हुए। उन्होंने नियो फ्रॉडियंस कहते हैं। इनमें दो बड़े नाम हैं, कार्ल युंग और अल्फ्रेड एडलर। युंग ने अनकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट और बड़ा किया और कलेक्टिव अनकॉन्शियस की थियरी दी, जो कहती है कि कुछ आइडियाज और इमेजेस सब कल्चर्स में कॉमन होते हैं। एडलर ने फ्रॉयड की सेक्सुअल थियरीज को कम इम्पोर्टेंस दी और इंडिविजुअल साइकोलॉजी और सोशल फैक्टर्स पे फोकस किया। तो फ्रॉयड की थियरीज आज भी कई जगह रेलेवेंट हैं और उन्होंने साइकोलॉजी को एक थेरेपी ड्रिवन ह्यूमन फोकस्ड डिसिप्लिन बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। साइको एनालिसिस और इंट्रोस्पेक्शन के कॉम्प्लेक्स और सब्जेक्टिव आइडियाज के बाद साइकोलॉजी में एक नए स्कूल ऑफ थॉट उभर के आए जो काफ़ी रेडिकल थे, बिहेवियरिज्म ने फोकस किया सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर, मतलब वो चीज़ें जो हम डायरेक्टली देख और मेज़र कर सकते हैं। जॉन बी वॉटसन ने इस मूवमेंट को लीड किया और इसका एक कोर प्रिंसिपल था, ह्यूमन बिहेवियर एनवायरनमेंट से सीखा जाता है और हमारे आसपास के एक्सपीरियंसेस ही हमें शेप करते हैं। वॉटसन का कहना था कि साइको एनालिसिस और इंट्रोस्पेक्शन जैसे मेथड्स रिलायबल नहीं हैं क्योंकि वो सब्जेक्टिव होते हैं। हर इंसान के अपने अनकॉन्शियस थॉट्स और पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं जिन्हें एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल है। इसलिए वॉटसन ने प्रपोज किया कि हमें सिर्फ ऑब्जर्वेबल एक्शंस को देखना चाहिए। बिहेवियरिज्म का ये अप्रोच साइकोलॉजी को एक प्योर साइंटिफिक फील्ड बनाने की कोशिश थी। वॉटसन का कोर आइडिया था कि इंसान का सारा बिहेवियर उसके सराउंडिंग से सीखा जाता है, मतलब जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो हमेशा कंडीशनिंग के थ्रू होता है। कंडीशनिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं और उस एक्सपीरियंस से हमारा बिहेवियर शेप होता है। इस आइडिया के फाउंडेशन पे कई बड़े साइकोलॉजिस्ट ने अपना काम किया। सबसे पहले आते हैं इवान पावलोव, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया। इवान पावलोव असल में एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जो डाइजेशन के प्रोसेस को स्टडी कर रहे थे, लेकिन उनके एक एक्सपेरिमेंट ने साइकोलॉजी के फील्ड में एक नया चैप्टर लिख दिया। पावलोव ने डॉग्स के साथ एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे एक न्यूट्रल स्टिमुलस जैसे कि एक बेल की आवाज़ को कंडीशनड स्टिमुलस बना दिया जा सकता है जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। पावलोव का एक्सपेरिमेंटल सेटअप सिंपल था। पावलोव अपने डॉग्स को खाना देते थे और हर बार खाना देने से पहले एक बेल बजाते थे। शुरू में डॉग्स सिर्फ खाने को देखने या स्मेल होने पे सलाइवा प्रोड्यूस करते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब भी बेल बजती थी, इवन बिना खाने के भी, तो डॉग्स सलाइवा प्रोड्यूस करने लगते। पावलोव ने ये एक्सप्लेन किया कि डॉग्स ने बेल की आवाज़ को कंडीशनड स्टिमुलस के रूप में रिलेट कर लिया था विथ फूड और वो सलाइवेशन यानी एक कंडीशनल रिस्पॉन्स देने लगे थे। इस एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि बिहेवियर एसोसिएशंस के थ्रू सीखा जा सकता है।
इस क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रोसेस का मतलब था कि हम भी अपने इन्वायरमेंट से ऐसे ही रिस्पॉन्सेस सीखते हैं। यह कॉन्सेप्ट न सिर्फ एनिमल्स पे लागू होता है बल्कि ह्यूमंस पर भी इक्वली एप्लीकेबल है। पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी को वॉटसन ने ह्यूमंस पर भी टेस्ट करना चाहा। इसके लिए वॉटसन ने अपना फेमस लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किया। वॉटसन ने एक छोटे बच्चे अल्बर्ट पर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने अल्बर्ट को एक क्यूट सा वाइट रैट दिखाया। पहले अल्बर्ट को रैट से कोई डर नहीं था, लेकिन वॉटसन ने हर बार जब अल्बर्ट को रैट दिखाया तब उन्होंने एक लाउड साउंड क्रिएट किया जो नेचुरली अल्बर्ट को डरा देता था। कुछ बार ऐसे होने के बाद अल्बर्ट ने वाइट रैट को देखते ही डरना शुरू कर दिया, इवन जब लाउड साउंड नहीं होता था तब भी। इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था कि फियर भी कंडीशनिंग के थ्रू सीखा जा सकता है, यानी इंसान के इमोशनल रिस्पॉन्स भी इन्वायरमेंट से अफेक्ट होते हैं। वॉटसन का कहना था कि हमारी जिंदगी के काफ़ी सारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस जैसे फियर, लव और एंजाइटी क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू डेवलप होते हैं। आगे चलकर बीएफ स्किनर ने बिहेवियरिज्म को एक नई डायरेक्शन दी अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के साथ। स्किनर का फोकस था कि बिहेवियर सिर्फ इन्वायरमेंट के स्टिमुली से अफेक्ट नहीं होता बल्कि कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू भी शेप होता है। स्किनर के अकॉर्डिंग बिहेवियर को चेंज करने के लिए रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। रीइंफोर्समेंट मतलब अगर कोई बिहेवियर पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो इंसान उस बिहेवियर को रिपीट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट को अच्छा परफॉर्मेंस दिखने पर प्रेज या रिवॉर्ड मिले तो वो फ्यूचर में भी वैसे ही परफॉर्म करने के लिए मोटिवेटेड रहेगा। दूसरा था पनिशमेंट। अगर कोई बिहेवियर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से लिंक होता है तो वो बिहेवियर कम होने लगता है। एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा गलत काम करने पर स्कोल्ड होता है, उसको डांट पड़ती है, तो उसके चांसेस कम होते हैं कि वो बिहेवियर रिपीट करेगा। स्किनर ने अपने स्किनर बॉक्स के थ्रू कई एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें एनिमल्स, ज़्यादातर रैट्स या पिजन्स को एक कन्फाइंड स्पेस में रखा गया। उन एनिमल्स को एक लेवर प्रेस करने पर फूड मिलता था, यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, या कभी कभी कुछ डिस्कम्फर्ट जैसे कि माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था अगर वो गलत एक्शन करते थे, यानी पनिशमेंट। इस सिंपल सेटअप के थ्रू स्किनर ने दिखाया कि बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली स्टैब्लिश किया। बिहेवियरिज्म के प्रिंसिपल्स ने प्रैक्टिकल लाइफ में कई इंपॉर्टेंट एरियाज को इन्फ्लुएंस किया है। इसके कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। पहला है एजुकेशन। स्कूल्स में बिहेवियरिज्म के प्रिंसिपल्स का यूज होता है जब स्टूडेंट्स को अच्छी परफॉर्मेंस के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है, यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। एग्जाम्स और ग्रेडिंग सिस्टम भी बिहेवियरिज्म का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जहां स्टूडेंट्स अपने परफॉर्मेंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बेस पे अपनी लर्निंग मॉडिफाई करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है पेरेंटिंग। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का यूज करते हैं। जैसे अगर बच्चा होमवर्क कंप्लीट करता है तो उसे ट्रीट दिया जाता है और गलती करने पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। वर्क प्लेस में भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन देने के लिए बिहेवियरिज्म के प्रिंसिपल का यूज़ करती हैं, जैसे कि बोनस, प्रमोशंस और रिवॉर्ड्स उन एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं जो बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हैं, यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। एडवर्टाइजिंग में भी हमें ये देखने को मिलता है। बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल्स को
एडवर्टाइजिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां कंपनीज अपनी ब्रांडिंग को ऐसे प्रेजेंट करती हैं कि वो कस्टमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके। बिहेवियरिज्म ने साइकोलॉजी को काफ़ी प्रैक्टिकल और मेजरेबल बनाने में मदद की, क्योंकि ये स्कूल ऑफ थॉट सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस करता था। इससे एक्सपेरिमेंटेशन और डेटा को इम्पोर्टेंस दी गई। बिहेवियरिज्म के कॉन्सेप्ट्स को कई फील्ड्स जैसे एजुकेशन, मेंटल हेल्थ यानी बिहेवियरल थेरेपी और वर्क प्लेस मैनेजमेंट में सक्सेसफुली अप्लाई किया गया। बिहेवियर थेरेपी, जो आज मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है। इस थेरेपी का फोकस होता है अनहेल्दी बिहेवियर्स को चेंज करना और हेल्दियर पैटर्न्स डेवलप करना। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT भी बिहेवियरिज्म से इंस्पायर्ड है। लेकिन जैसे साइको एनालिसिस को क्रिटिसिज्म मिला, वैसे ही बिहेवियरिज्म को भी अपने लिमिटेशंस के लिए क्रिटिसाइज किया गया। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था कि बिहेवियरिज्म मेंटल प्रोसेसेस को इग्नोर करता था। थॉट्स, इमोशंस या डिजायर्स का बिहेवियरिज्म की थ्योरीज में कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं था। इंसान का माइंड सिर्फ एक्सटर्नल बिहेवियर से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बिहेवियरिज्म वो कॉम्प्लेक्सिटी को एड्रेस नहीं कर पाता था। आगे चलकर 1950s के बाद बिहेवियरिज्म की पॉपुलैरिटी गिर गई जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी का राइज हुआ। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि हमें सिर्फ बिहेवियर ही नहीं बल्कि इंसान के थॉट्स, मेमोरीज और मेंटल प्रोसेसेस को भी समझना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के टॉपिक पर, जो साइकोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा शिफ्ट लेकर आया। जब बिहेवियरिज्म काफ़ी डोमिनेंट था, लोग सिर्फ बिहेवियर पे फोकस कर रहे थे। जो चीज़ें हम देख सकते थे बस उन्हें ही समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंसान के दिमाग के अंदर जो चल रहा था उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसलिए 1950s और 1960s के दौरान कॉग्निटिव साइकोलॉजी का उदय हुआ। इस नए मूवमेंट ने कहा कि सोच विचार, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे प्रोसेसेस को समझे बिना हम इंसान के बिहेवियर को पूरी तरह से समझ नहीं सकते। बिहेवियरिज्म के लिमिटेशंस के कारण कॉग्निटिव प्रोसेस को समझना ज़रूरी हो गया। बिहेवियरिस्ट ने कहा कि हमारा बिहेवियर सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट के इनपुट्स का रिजल्ट होता है, लेकिन ये अप्रोच कभी लैंग्वेज एक्विजिशन, क्रिएटिविटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझ नहीं पाई। सब कुछ स्टिमुलस रिस्पॉन्स के हिसाब से समझना काफ़ी नहीं था। एक समय ऐसा आया जब साइकोलॉजिस्ट को ये समझना पड़ा कि इंसान के दिमाग का मैकेनिज्म, यानी जैसे कि कैसे हम सोचते हैं, याद रखते हैं और फैसले लेते हैं, इनको स्टडी किए बिना हम बिहेवियर को ठीक से नहीं समझ सकते। कई बड़े बड़े रिसर्चर्स और थिंकर्स ने कॉग्निटिव साइकोलॉजी के उदय में बड़ा योगदान दिया। ये सभी एक नए तरीके से साइकोलॉजी को समझने और डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। पहला बड़ा नाम जो इसमें आता है वो है अल्रिच नीजर का। अल्रिच नीजर को अक्सर कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। 1967 में उन्होंने अपनी किताब कॉग्निटिव साइकोलॉजी लिखी, जो इस फील्ड के नाम को डिफाइन करने वाली बनी। नीजर का कहना था कि अगर हम मेंटल प्रोसेसेस यानी कि कैसे हम सोचते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, इनको इग्नोर करते हैं तो हम साइकोलॉजी को एक इनकम्प्लीट साइंस बना रहे हैं। नीजर के काम ने कॉग्निटिव साइकोलॉजी को एक सॉलिड और साइंटिफिक फाउंडेशन दिया, जहां दिमाग के कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को समझने पर ध्यान दिया गया। नॉम चॉम्स्की, जो एक लिंग्विस्ट थे, उन्होंने बिहेवियरिज्म के अगेंस्ट एक मेजर आर्गुमेंट रखा। उन्होंने B.F. स्किनर के लैंग्वेज एक्विजिशन वाले थियरी को क्रिटिसाइज किया।
बिहेवियरिस्ट का कहना था कि लैंग्वेज को हम रीइंफोर्समेंट और इमिटेशन से सीखते हैं, लेकिन चॉम्स्की ने प्रूव किया कि ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी नहीं था। बच्चे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो उन्होंने कभी सुने भी नहीं होते, तो सिर्फ इमिटेशन पर लैंग्वेज को एक्सप्लेन करना गलत है। चॉम्स्की ने इन्नेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें कहा गया कि इंसान के दिमाग में लैंग्वेज सीखने की एक नेचुरल एबिलिटी होती है। ये कॉग्निशन के पावर को सबके सामने रखता है और इसने बिहेवियरिज्म की लिमिटेशंस को एक्सपोज किया। जॉर्ज मिलर का काम भी कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। उनका फेमस पेपर द मैजिकल नंबर 7 प्लस और -2 ने बताया कि हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी की एक लिमिट होती है। हम एक टाइम पर 7 प्लस -2 आइटम्स को ही अपनी मेमोरी में होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मिलर ने यह भी बताया कि अगर हम इंफॉर्मेशन को चंक्स में डिवाइड कर लें तो हम अपनी मेमोरी कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। यह आइडिया कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट को और स्ट्रेंथन करता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के एक बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, जिसमें दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह देखा गया। जैसे एक कंप्यूटर इनपुट लेता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट देता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसका रिस्पॉन्स निकालता है। इस मॉडल ने हमें समझाया कि कैसे हमारी मेमोरी सिस्टम्स जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी काम करती हैं। ये आइडिया इस बात को एम्फेसाइज करता है कि हमारे मेंटल प्रोसेसेस सिस्टमेटिक है और इन्हें स्टडी करना पॉसिबल है। जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने एडल्ट्स के थिंकिंग और प्रोसेसिंग पे ध्यान दिया, तब जीन पिगट ने बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझने का काम किया। उनका काम रिवॉल्यूशनरी था, क्योंकि उन्होंने बताया कि कैसे बच्चे बड़े होते होते अलग अलग स्टेजेस से गुजर के सोचते हैं। पिगेट के मुताबिक बच्चे अपने डेवलपमेंट के दौरान अलग अलग कॉग्निटिव एबिलिटीज एक्वायर करते हैं। पिगेट के स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैं: पहला, सेंसरी मोटर स्टेज यानी बर्थ से लेकर 2 साल तक। दूसरा, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी 2 से लेकर 7 साल तक। तीसरा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी 7 से लेकर 11 साल। और चौथा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी 11 ईयर्स से ऊपर। सेंसरी मोटर स्टेज यानी बर्थ से 2 ईयर्स तक, इस स्टेज में बच्चे अपनी दुनिया को अपने सेंसेस और एक्शंस के जरिए समझते हैं। इस स्टेज का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो उनकी नज़र के सामने हो या ना हो। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी 2 से लेके 7 साल तक। इस स्टेज में बच्चे सिंबल्स और लैंग्वेज का यूज़ करना सीखते हैं, लेकिन उनका सोचने का तरीका अभी भी ईगो सेंट्रिक होता है, यानी वो दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव समझने में मुश्किल महसूस करते हैं। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी 7 साल से लेके 11 साल तक। यहाँ से बच्चे लॉजिक और रीजनिंग का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सिर्फ कंक्रीट सिचुएशंस में। अब वो कंजर्वेटिव जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, जैसे पानी का ग्लास चाहे पतला हो या मोटा, उसमें पानी की क्वांटिटी सेम रहेगी। फिर चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी 11 साल और उसके ऊपर। इस स्टेज में बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाइपोथेटिकल रीजनिंग को समझने लगता है। अब हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की, जो एक तरह से साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म का जवाब था। जहां एक तरफ साइको एनालिसिस इंसान के अनकॉन्शियस और सेक्सुअल अर्जेस पे फोकस करता था, और
बिहेवियरिज्म सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को समझने की कोशिश करता था, वहीं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इंसान के पर्सनल ग्रोथ, फ्री विल और उनके अंदर की अच्छाई पर विश्वास करती थी। इस साइकोलॉजी के दो बड़े नाम हैं, कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को साइकोलॉजी के अंदर थर्ड फोर्स कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म के ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क से बिल्कुल अलग थी। जहां साइको एनालिसिस इंसान के अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स को हाईलाइट करता था और बिहेवियरिज्म सिर्फ कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर तक सीमित था, वहीं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इंसान के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जैसे कि पर्सनल ग्रोथ और क्रिएटिविटी पर फोकस करती थी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का मानना था कि इंसान अपनी डेस्टिनी को खुद चुनता है और उनमें फ्री विल का पावर होता है। ये स्कूल ऑफ थॉट मानता था कि इंसान अपने लाइफ के डिसीजंस लेने में कैपेबल होते हैं और वो नेचुरली अच्छे होते हैं, यानी कि हर इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है। अगर उन्हें सही इन्वायरमेंट और सपोर्ट मिले तो वो अपनी ज़िंदगी का बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। अब्राहम मास्लो का नाम सुनते ही हमें याद आता है उनका हायरार्की ऑफ नीड्स का मॉडल या डायग्राम, जो एक पिरामिड के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया था। मैस्लो का कहना था कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करते हुए पर्सनल ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। ये पिरामिड 5 लेवल्स का होता है। पहला जो नींव है वो है साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी नींव वाला हिस्सा। सबसे ये नीचे आता है। बेसिक नीड्स जैसे खाना, पानी, हवा और सोने के लिए जगह, जब तक ये बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती इंसान दूसरी चीज़ें नहीं सोच पाता। फिर दूसरा है सेफ्टी नीड्स। अगले स्टेप पर आती है सिक्योरिटी और सेफ्टी की ज़रूरत, जैसे फिजिकल सेफ्टी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और हेल्थ का ध्यान। फिर तीसरा है लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स। जब सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती हैं तब इंसान को प्यार और अपनापन चाहिए होता है। दोस्ती, परिवार और रोमांटिक रिलेशनशिप्स की ज़रूरत आती है। फिर चौथा है एस्टीम नीड्स। लव और बिलोंगिंग की नीड्स के बाद आती हैं सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरों से इज्जत मिलने की ज़रूरत, एस्टीम नीड्स। इंसान को अपनी एक पहचान और अपने एफर्ट्स के लिए रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है। फिर लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो पिरामिड के टॉप के लेयर हैं। यानी इंसान अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करता है, अपने ड्रीम्स को पूरा करता है और अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट पाता है। ये टॉप स्टेज थी हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। मैस्लो का कहना था कि जब तक नीचे की ज़रूरतें पूरी नहीं होती इंसान अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ सकता। जब इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचता है तो वो अपने लाइफ का ट्रू पर्पस और हैप्पीनेस पाता है। कार्ल रॉजर्स ने पर्सन सेंटर्ड थेरेपी का कॉन्सेप्ट दिया, जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। रॉजर्स का कहना था कि थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच एक जेन्युइन और सपोर्टिव रिलेशनशिप होनी चाहिए, जहां थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को बिना किसी जजमेंट के सपोर्ट करे। इस थेरेपी के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और जेन्युइन कनेक्शन। एम्पैथी यानी थेरेपिस्ट को अपने क्लाइंट के इमोशंस को समझना होता है बिना उन्हें जज किए। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड यानी क्लाइंट को हर बार सिचुएशन में एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, चाहे उनकी सिचुएशन या बिहेवियर कुछ भी हो। और तीसरा है जेन्युइन कनेक्शन, यानी थेरेपिस्ट को अपने क्लाइंट के साथ ऑनेस्ट और ऑथेंटिक कनेक्शन बनाना चाहिए। रॉजर्स का मानना था कि अगर क्लाइंट को सही इन्वायरमेंट मिलता है जहां वो सेफ और एक्सेप्टेड महसूस करें तो वो नेचुरली अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं
और अपने पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। ये अप्रोच ट्रेडिशनल साइको एनालिसिस से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि साइको एनालिसिस में थेरेपिस्ट ज़्यादा ऑथोरिटेटिव होते थे, लेकिन रॉजर्स ने क्लाइंट को अपने इश्यूज को सलूशन खुद ढूंढने के लिए एम्पावर किया। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने सिर्फ थेरेपी में नहीं बल्कि एजुकेशन, लीडरशिप और पर्सनल डेवलपमेंट में भी अपना योगदान दिया। आज भी कई मॉडर्न अप्रोचेस में ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का असर दिखाई देता है। एजुकेशन में ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल्स ने स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को प्रमोट किया, जहां स्टूडेंट्स के नीड्स और इंटरेस्ट पर फोकस किया जाता है। लीडरशिप में ये अप्रोच लीडर्स को एनकरेज करता है कि वो अपने टीम मेंबर्स को सपोर्ट करें, उन्हें ग्रो करने के लिए स्पेस दें और उनकी क्रिएटिविटी को नर्चर करें। ऐसे लीडरशिप स्टाइल में लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगती है। लेकिन जहां इस साइकोलॉजी ने बहुत लोगों की सोच बदली, वहां कुछ क्रिटिसिज्म भी आए। कई लोगों का कहना था कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में साइंटिफिक एविडेंस की कमी है। जैसे बिहेवियरिज्म में एक्सपेरिमेंट्स और डेटा का यूज होता था, वैसे ये स्कूल ऑफ थॉट ज़्यादातर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पर आधारित था, जिससे साइंटिफिक रिसर्च के लिए थोड़ा मुश्किल था ये सब प्रूव करना। एक और क्रिटिसिज्म था इनका ओवर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिज्म, यानी ये स्कूल ऑफ थॉट हर इंसान को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में देखता है, जबकि कई कल्चर्स और सोसाइटीज में इंसान अपनी कम्युनिटी और रिलेशनशिप्स के माध्यम से अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। जैसे जैसे साइकोलॉजी का विकास हुआ, वैसे वैसे इसमें नए इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स भी शामिल होते गए। न्यूरोसाइंस, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी और कल्चरल साइकोलॉजी जैसे एरियाज ने ट्रेडिशनल साइकोलॉजी को और मजबूत बनाया और उसके पर्सपेक्टिव्स को बढ़ाया। ये नए अप्रोचेस दिखाते हैं कि हमारे दिमाग, विचार और व्यवहार कितने कॉम्प्लेक्स हैं और कैसे कई अलग अलग साइंसेस मिलकर इन्हें समझने में मदद करती हैं। न्यूरोसाइकोलॉजी एक ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझने का काम करती है। ये साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस का मिलाप है। इसका फोकस ये होता है कि कैसे ब्रेन के अलग अलग हिस्सों का काम हमारे व्यवहार और सोचने के तरीकों को प्रभावित करता है। पिछले कुछ दशकों में ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स जैसे fMRI यानी फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है, जिससे साइकोलॉजिस्ट रियल टाइम में ब्रेन एक्टिविटी देख पा रहे हैं। अब हम समझ सकते हैं कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं या कोई इमोशन महसूस करते हैं तो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव हो जाता है। न्यूरोसाइकोलॉजी के जरिए हम अल्जाइमर्स, पार्किंसंस या स्ट्रोक जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी समझने में सफल हो रहे हैं। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का बेसिक आइडिया है कि हमारा व्यवहार और सोचने का तरीका हमारे पूर्वजों के विकास से जुड़ा हुआ है। चार्ल्स डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के आधार पर इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट ये समझते हैं कि हमारे व्यवहार और प्रवृत्तियां यानी टेंडेंसीज नेचुरल सिलेक्शन का नतीजा है। मतलब जो व्यवहार हमें सरवाइव करने में मदद करता है वो हमारे जीन्स के जरिए आगे पास होता गया। इसका एक उदाहरण है स्नेक्स का डर। कई लोगों में स्नेक्स का डर एक कॉमन फिनोमेना है और इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के मुताबिक ये डर हमारे एंशिएंट एंसेस्टर्स के समय में बना था, जब स्नेक्स एक रियल खतरा थे। इसी तरह शुगरी फूड्स के लिए हमारी प्रेफरेंस भी इवोल्यूशन का एक नतीजा है, क्योंकि पहले ज़माने में एनर्जी डेंस फूड्स का बचत ज़रूरी थी सर्वाइवल के लिए। जहाँ इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी हमारे व्यवहार का समर्थन बायोलॉजिकल रूट्स में ढूंढती है, वहीं
कल्चरल साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का व्यवहार और सोच समझने के लिए उसके कल्चर को समझना जरूरी है। कल्चरल साइकोलॉजी एक्सप्लोर करती है कि कैसे सोशल नॉर्म्स, बिलीव्स और वैल्यूज इंसान की सोच और व्यवहार को शेप करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है क्योंकि अलग अलग कल्चर्स में लोगों का वर्ल्ड व्यू अलग हो सकता है। जो चीज़ एक सोसाइटी में नॉर्मल मानी जाती है वो किसी दूसरी कल्चर में अलग हो सकती है। जैसे वेस्टर्न कल्चर्स ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है, जहाँ सेल्फ रिलायंस और पर्सनल सक्सेस पे फोकस होता है। वहीं ईस्टर्न कल्चर्स ज़्यादा कलेक्टिविस्टिक है, जहाँ कम्युनिटी और रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी एक नया मूवमेंट है जो इंसान के स्ट्रेंथ्स, वर्च्यूज और वेलबींग पर फोकस करता है। इसका मकसद ये नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाए, बल्कि ये देखना है कि किस तरह से इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज फ्लरिश कर सके। मार्टिन सेलिगमैन ने इस मूवमेंट को पॉपुलर किया और उनका कहना था कि अगर हम खुशी, रेजिलियंस और पर्सनल ग्रोथ जैसी एरियाज पे फोकस करें तो हम जिंदगी में ज़्यादा मीनिंगफुल और फुलफिलिंग एक्सपीरियंस पा सकते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी ट्रेडिशनल साइकोलॉजी के जैसे सिर्फ प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स पे फोकस नहीं करती, बल्कि ये समझती है कि हर इंसान में कुछ यूनिक स्ट्रेंथ्स होते हैं जो उनके लाइफ को सुधारने में मददगार होते हैं। इसलिए ये फील्ड एजुकेशन, हेल्थ केयर और वर्क लाइफ बैलेंस के एरियाज में भी अपना योगदान दे रही है। मॉडर्न साइकोलॉजी अब अलग अलग साइंटिफिक डिसिप्लिन्स के साथ इंटरकनेक्टेड हो चुकी है। बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जैसे फील्ड्स साइकोलॉजी को एनरिच करते हैं। बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स जैसे जेनेटिक्स और ब्रेन स्ट्रक्चर साइकोलॉजी के लिए एसेंशियल हो चुके हैं, जबकि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी से हम समझते हैं कि सोसाइटी और कल्चर का व्यवहार पे कितना गहरा असर होता है। इस इंटरकनेक्टेड अप्रोच की वजह से हम ह्यूमन बिहेवियर का एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट व्यू पा सकते हैं। आज हमने साइकोलॉजी के कई स्कूल्स ऑफ थॉट को एक्सप्लोर किया। हर एक अपनी यूनिक अप्रोच लेकर आया, लेकिन सभी का मकसद एक ही था, इंसानी दिमाग और व्यवहार को समझना। सबसे पहले हमने देखा स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म को, जो साइकोलॉजी के अर्ली पायोनियर्स जैसे वुंट और विलियम जेम्स ने डेवलप किए। स्ट्रक्चरलिज्म का फोकस था इंसान के माइंड के स्ट्रक्चर को समझना, जबकि फंक्शनलिज्म ने कहा कि हमें माइंड के फंक्शंस पे ध्यान देना चाहिए। फिर हम गए फ्रॉइड के साइको एनालिसिस की तरफ, जहां हमने अनकॉन्शियस माइंड, डिफेंस मैकेनिज्म और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझा। फ्रॉइड के बाद हमने बिहेवियरिज्म को देखा, जो वॉटसन और स्किनर के जरिए ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस करता था और कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता था। इसके बाद आया कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, जिसमें हमने दिमाग के मेंटल प्रोसेसेस, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस किया। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने हमें इंसान के पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ ध्यान दिलाया, जहां रॉजर्स और मैस्लो के आइडियाज़ प्रोमिनेंट थे। और अब मॉडर्न टाइम्स में न्यूरोसाइंस, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी और कल्चरल साइकोलॉजी जैसे इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स ने साइकोलॉजी को और गहरा बनाया, जहां ब्रेन इमेजिंग से लेकर कल्चरल डिफरेंसेस तक सब कुछ हमारे व्यवहार को डिफाइन करता है। टेक अवे आप सबके लिए ये है कि साइकोलॉजी का एक फिक्स्ड तरीका नहीं है। ये एक इवॉल्विंग फील्ड है जो हर नई डिस्कवरी के साथ बढ़ रही है। हर स्कूल ऑफ थॉट का अपना इम्पोर्टेंस है, और जब हम इन सबको मिलाकर देखें तभी हम इंसान को पूरी तरह से समझ पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक
नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।